अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद इरफान, रीडर कॉलेज जोराबाद से केमिस्ट्री लेक्चरर। तो बेटा लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था गैसेस का। गैसेस के चैप्टर के बाद हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल एक्विलिब्रियम का। केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास आउटलाइन में सिर्फ दो टॉपिक्स हैं। एक केमिकल एक्विलिब्रियम के अंदर इसका इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड सेकंड इज़ द ली चैटलर प्रिंसिपल। तो ये स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करने लगा हूँ इस चैप्टर के रिलेटेड। अब सबसे पहली बात इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमने 3 एरो लगाए हैं। अब इन 3 एरो से हमने ये रिप्रेजेंट करना है कि इसमें से कौन सा एरो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए है। पहला एरो जो है ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस को शो करता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स के अंदर और वो प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट ना हो, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल कहते हैं। इरिवर्सिबल यानी कि वो रिवर्स ना होने वाला प्रोसेस जो है वो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं यानी रिएक्शंस के अंदर ही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आते हैं। रिएक्शंस में हमारे पास 2 तरह से हो सकते हैं। रिएक्शंस हमारे पास फॉरवर्ड हो सकता है। जब रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड होगा तो फॉरवर्ड का मतलब है कि वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शंस के अंदर, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमारे पास वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। तो इट मीन ये हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों को शो करता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जैसे हमारे पास अमोनिया है, NH3 बनता है बाय यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन्स, कि हम N2 और H2 को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, उसके रिजल्ट में हमारे पास NH3 बनता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ कि हमारे पास N2 है प्लस H2 है, तो इसके रिजल्ट में NH3 बना। अब जो NH3 बन रहा है, इस NH3 के मुताबिक यहाँ हम इसको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, कैटालिस्ट देते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है इसकी प्रोडक्ट से कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपस में मिली, अमोनिया बना, अमोनिया टूटा, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनी। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर तो हम इसको सिर्फ एक आंख मचोली का खेल ही खेल रहे हैं कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो वापस रिएक्टेंट बन जाता है, रिएक्टेंट बनाते हैं, वो फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो हमारे पास सीन है, इसमें हम 2 कैटेगरीज लेते हैं। नंबर 1 के अंदर हम क्या करते जाते हैं, नंबर 1 के अंदर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, प्रोडक्ट बढ़ती जाती है। अब नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं कि इसको विदड्रॉ कर सकते हैं कि हमने ये जो बनाया है अमोनिया, इसको हम विदड्रॉ करेंगे। जब हम इसको विदड्रॉ करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड को ही मूव करता जाएगा। यानी जब हम इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उसमें हम ये प्रोडक्ट साथ साथ विदड्रॉ करते जाते हैं, उसमें से निकालते जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है ये सूटेबल है। अब जब स्टार्ट के अंदर पहले रिएक्शन हुआ, ए और बी हमने लिए, ए और बी को हमने रिएक्ट करवाया, ए और बी ने रिएक्ट करके सी और डी बनाया, यानी ए हमारे पास और बी ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। जब ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, अगर मैं ये 10 मोल लेता हूँ और प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगी, यानी 10 मोल है जब टाइम 0 है। इसको मैं 10 ले लेता हूँ कि ये हमारे पास दोनों 10 मोल हैं, प्रोडक्ट 0 आई, कब? जब टाइम 0 था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होती गई। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुई है तो इसका मतलब है लेट्स सपोज ये हमारे पास 6 मोल रह गया, 4 मोल यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब फिर क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया जब ये भी 5 मोल है, ये भी 5 मोल है, अब मजीद ये 4 मोल हो गया, ये 6 मोल हो गया। अब इसके लिए इतनी एनर्जी इसके पास है एक्टिवेशन के लिए कि ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो दोबारा प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त ये रिएक्शंस बैकवर्ड मूव करना शुरू करेगा।
जब दोनों तरफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर सेम रेट के साथ रिएक्शन हो रहा हो तो उस रिएक्शंस की उस स्टेट को हम क्या इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, यानी ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया है। अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। केमिकल रिएक्शंस हमारे पास ना तो स्टॉप होता है ना ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये कंप्लीट होता है। इसने फॉरवर्ड जाना ही जाना है। अगर आपने 10 मोल लिए थे, टाइम 0 था, टाइम गुजरने के बाद ये अगर 6 मोल कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी अगर ये हमारे पास 4 मोल रह जाता है, 6 मोल कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये 2 मोल रह जाता है, 8 मोल हो जाता है, तो एट द एंड क्या होगा, ये मुकम्मल कंप्लीटली रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ये नहीं होगा। इसका मतलब है जो केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शंस को आपने 10th क्लास की बुक का पहला चैप्टर है, आपका पहला टॉपिक है, उसके अंदर आपने जर्नल पढ़ा। FSC की बुक के अंदर आपने इसको स्टडी किया। आपने इसको सिंपल स्टडी कर लेना है, बाकी इसमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ नहीं आती। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। अब हमने किसका करना है, हमने रिलेशनशिप करना है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं। अब उन डिफरेंट टाइप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने ये नीचे 4 डिफरेंट टाइप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गए हैं, इन 4 को सेपरेट लिखा। पहला है ऑन पार्शियल प्रेशर, के रिप्रेजेंटेड टू कांस्टेंट, के जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। अब उसकी सबस्क्रिप्ट में जो यहाँ पे लिखा गया है P, अब ये जो P है ये P रिप्रेजेंट करता है उसके पार्शियल प्रेशर को, कि Kp जो है कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर, के कंसंट्रेशन इन पार्शियल प्रेशर। अब जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रही है, ये इसकी डिवीजन में हमारे पास ये रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, मीन हमने क्या लिया, P लिया रिप्रेजेंट करवाने के लिए पार्शियल प्रेशर को, कि P पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, P C की पावर C, P D की पावर D, ये दोनों। उसके बाद डिवीजन में P A की पावर A, P B की पावर B, यहाँ P B की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, P B आ जाएगी। तो ये हमारे पास P B आ गया, ये रिप्रेजेंट करता है K P यानी कंसंट्रेशन इन पार्शियल प्रेशर। उसके बाद आ जाता है कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब C रिप्रेजेंटेड टू सिंपल कंसंट्रेशन, K रिप्रेजेंटेड टू कांस्टेंट। अब जो कंसंट्रेशन है उसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। जब कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब है तो उसके लिए हम ये यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि C, इसी तरह C की पावर, ये हमारे पास C आ जाएगा, D, उसके बाद ये हमारे पास इसकी पावर D, इसी तरह हमारे पास B है और ये हमारे पास उसकी पावर B आ गया, कि B पावर में आ गया। अब ये इसको रिप्रेजेंट कर देता है। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, की कंसंट्रेशन इन मोल फ्रैक्शन, के मोल फ्रैक्शन। अब नंबर ऑफ मोल्स के अंदर जो हमारे पास फ्रैक्शंस है उसको X रिप्रेजेंट कर रहे हैं, X रिप्रेजेंटेड टू फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन का वर्ड है, फ्रैक्शंस के मीनिंग है कि उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, यानी कि वेरी कर रही हैं हमारे पास कंसंट्रेशंस, कि A की कंसंट्रेशंस B की फ्रैक्शंस में आ रही हैं। अब X की पावर ये C, X की पावर D की पावर D, X की पावर A की पावर, ये हमारे पास B इंटू B की पावर। उसके बाद नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल, N रिप्रेजेंटेड टू नंबर ऑफ मोल। सिंपल N जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर हमने इसको N से रिप्रेजेंट किया, सेम C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे जिसको मैंने सिंपल वे में आपको बताया कि पहला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारे पास Kp है। Kp जो है ये हमारे पास कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर है। उसके बाद दूसरा हमारे पास C है Kc जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को।
तो कंसंट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे C लिखा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन है, इसके लिए x है, x हमारे पास फ्रैक्शंस को शो करता है, तो XC XB ये हमने x को x लिखा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल है, उसके लिए हमने इसको n लिखा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि इन चारों का आपस में क्या रिएक्शंस है, आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें मैं पहला रिलेशनशिप जो है वो इस लेक्चर्स के अंदर आपको रीड करवाता हूं कि पहला रिलेशनशिप है हमारे पास है के पी और के सी का, रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी, कि के पी और के सी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हमने ऐसा कोई फार्मूला ड्राइव करना है जो के पी और के सी को आपस में रिलेट करवाए। जब इसको आपस में रिलेट करवाने के लिए हम फार्मूले की सर्च में जाते हैं तो हमारे माइंड में जर्नल गैस इक्वेशन आती है, कि जर्नल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी रिप्रेजेंटेड टू प्रेशर, वी रिप्रेजेंटेड टू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब गैस के लॉ के मुताबिक दो चीज़ें आप एक टाइम के अंदर वेरी कर सकते हैं। जब हम दो चीज़ों को वेरी करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन में डिफरेंस आता है। अब इसमें हमने अप्लाई करना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हम इसको रिलेट करके जा रहे हैं पी की तरफ, कि हमारे पास के पी है। हमने कोई ऐसा रिलेशनशिप लेकर आना है जिसके अंदर प्रेशर जो है वो हमारे पास वेरी कर रहा है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो था वो हमारे पास सिंपली ये लॉ था कि जो हमारे पास प्रेशर टोटल है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल प्रेशर। यानी कि लेट्स सपोज हम डाल्टन्स लॉ की बात करें तो डाल्टन्स लॉ ने ये कहा था कि जो हमारे पास किसी भी वेसल का टोटल प्रेशर है वो उस वेसल्स के इंडिविजुअल का हम सम करते हैं। यानी मैं ये कह दूं कि अगर हमारे पास तीन गैसेस थी, अगर हमारे पास तीन गैसेस एक वेसल के अंदर बंद थी, एक को मैंने पी ए का नाम दिया, दूसरी को पी बी का नाम दिया, तीसरी को मैंने पी सी का नाम दिया। जब ये तीनों गैसेस एक ही वेसल के अंदर क्लोज है तो जो टोटल इनका सम करेंगे वो इसके टोटल प्रेशर के, उस गैस के जो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं उसके टोटल के प्रेशर के इक्वल उनका सम आ जाएगा। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर हम प्रेशर को चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम वेरी कर रहे हैं। तो P और I जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ भी मैंने I का वर्ड लिखा, इसके साथ भी मैंने I का वर्ड लिखा कि एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, इसके अंदर हमारे पास कोई एक कंपोनेंट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे चार कंपोनेंट का जिक्र किया, A का जिक्र किया, B का जिक्र किया, C का जिक्र किया, D का जिक्र किया, तो इट मीन ये हमारे पास चार डिफरेंट कंपोनेंट हैं। जब ये चार हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट हैं तो इन चार डिफरेंट कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करके लेके जाएंगे। हमारा टास्क के पी और के सी का रिलेशनशिप है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वॉल्यूम को इक्वल की दूसरी तरफ लेकर आऊँगा। जब वॉल्यूम को इक्वल के दूसरी जानिब लेकर आऊँगा तो यहाँ वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ वॉल्यूम जब मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी जानिब वॉल्यूम डिवीजन में चला जाएगा। जब वॉल्यूम डिवीजन में आ गया तो एन आई डिवाइडेड बाय वी। अब एन आई डिवाइडेड बाय वी को मैंने सी लिखा। अब सी मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे पास सी जो है ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। सी जब हमारे पास कंसंट्रेशन है तो इस कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, हमने कंसंट्रेशन का यूनिट क्या पढ़ा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी नंबर ऑफ मोल एन वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, कि इसकी जगह पे हम सी आई लिख सकते हैं। जब हम इसकी जगह पे सी आई लिख सकते हैं तो ये हमारे पास एक डाल्टन्स लॉ की लीनियर एक और इक्वेशंस ड्राइव हो गई। अब इसके अंदर हम कंपोनेंट चेंज करते जाएं, हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो है वो चेंज होता जाएगा। जब कंपोनेंट चेंज करेंगे पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। लेट्स सपोज हमारे पास पी आई है, सी आई है, मैंने कहा आई रिप्रेजेंटेड टू एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, कि ये हमारे पास किसी एक का कंपोनेंट है। जब ये किसी एक का कंपोनेंट है तो पी आई और सी आई में अगर P को मैं A कह दूं तो ये PA हो जाएगा, CA हो जाएगा। तो PA इज इक्वल टू CA RT, RT हमारे पास है एज इट इज। फिर मैंने कहा PB इज इक्वल टू CB RT। फिर मैंने कहा PC इज इक्वल टू CC RT।
उसके बाद मैंने कहा पी डी इज इक्वल टू सी डी आर टी। ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हम अगर जर्नल रिलेशनशिप लिखें, जर्नल हम लिखें पार्शियल प्रेशर को, तो के पी इज इक्वल टू पी सी सी पी डी डी पी ए पावर ए पी बी पावर बी। ये मैंने इसका जर्नल रिलेशनशिप लिखा कि के पी इज इक्वल टू पी सी। अब यहां पे हमारे पास जो चीज है पी सी है, हमारे पास पी डी है, पी ए है और पी बी है। अब यहां पर भी हमारे पास क्या है, पी ए है, पी बी है, पी सी है और पी डी है। अगर मैं काम ये करूं कि इसकी जगह पे, इस पी सी की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, पी डी की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, पी ए की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं और पी बी की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं, तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर पी सी पी डी पी ए और पी बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी ए जो है, पी सी जो है, इसकी वैल्यू है हमारे पास सी सी आर टी। अब इस होल के ऊपर क्या है, इस होल के ऊपर ये एक अदद पावर भी है, ये एक पावर है, इसके अंदर ये पावर है, ये पावर है और ये पावर है। ये 4 पावर्स भी हमें एज इट इज फार्मूले के मुताबिक इनको पुट करनी पड़ेंगी। पी सी की जगह पे हमने लिखा सी सी आर टी, इसकी जगह पे ये सी पावर, फिर पी डी की जगह पे हमने लिखा सी डी आर टी, इसकी जगह पे ये पावर, उसके बाद पी ए की जगह पे हमने लिखा सी ए आर टी, इसकी पावर ये ए, पी बी की जगह पे हमने लिखा सी बी आर टी, इसकी पावर ये हमारे पास बी आ जाएगी। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि जिनकी वैल्यूज जो सेम है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। आर टी यहां पर भी कॉमन है, आर टी यहां पर भी कॉमन है। अब ये याद रखें, ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो ब्रैकेट के ऊपर जब पावर है तो इसका मतलब है ये पावर इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी है, यानी ये पावर इन तीनों के ऊपर है। जब ये पावर इन तीनों के ऊपर है तो मैंने क्या किया, आर टी को कॉमन लिया, आर टी इसमें कॉमन आ गया, ये आर टी इसकी पावर। अब ये जब सेम होंगे तो सेम के अंदर मसलन मैं ये कहता हूं कि ए टू ए की पावर बी, ए की पावर सी, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ए की पावर बी सी। हमारे पास ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ये पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो सेम इसी तरह हमने क्या किया है, सी और डी पावर्स हमने कॉमन लेकर इसके ऊपर ऐड कर दी। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सी की पावर ए, सी की पावर बी, सी की पावर जो है हमारे पास बी आ जाएगी, आर टी में ए प्लस बी आ जाएगा। अब पावर रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास टर्म है, ये होल टर्म, इसकी जगह पे मैंने ये कांस्टेंट के सी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो के सी का रिलेशनशिप है वो ये बताता है कि सी सी की पावर सी, सी डी की पावर डी, सी सी की पावर ए बी। क्या ये वाली चीज़ जो मैंने सर्कल की है और ये वाली चीज़ सेम है? जब ये सेम है तो उसकी जगह पे मैं के सी भी पुट कर सकता हूं, तो उसकी जगह पे मैंने इसको पुट किया के सी। अब आर टी एक रह गया, ये सेम है तो जब ये ऊपर को जाएंगे तो ये पावर्स जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगे। ये आर टी की जो पावर्स, ये ए प्लस बी है, ये माइनस हो गई, यानी सी प्लस डी इंटू माइनस ए प्लस बी। अब मैंने इस सी डी और ए बी को एक नई टर्म लिखा एन पी और एन आर। व्हाट इज द एन पी? एन पी क्या है, एन आर क्या है? एन पी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ गए। उसके बाद एन आर जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। ए और बी को मैं रिएक्टेंट ले रहा हूँ, स्मॉल ए में हमारे पास बी, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये कन्वर्ट हो गए, C प्लस डी जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए।
ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों को मजीद मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। जब इन दोनों को मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया, अगर मैं आपको कहूँ कि आप डेल्टा एन फाइंड आउट कर दें, चेंज इन नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें, तो नंबर ऑफ मोल आप तभी फाइंड आउट कर सकेंगे जब आपको प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल का पता होगा। तो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल में से आप रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल को माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा एन का पता चलेगा। यानी आप क्या कहते हैं, आप ये कहें कि नंबर ऑफ मोल ये रिएक्टेंट्स 4 रह गए, सॉरी ये 6 रह गए हैं और ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन उनकी बाकी है। तो इस होल टर्म को मैंने इसलिए कन्वर्ट कर दिया चेंज के अंदर, डेल्टा एन के अंदर, कि ये हमारे पास एन पी जो है एन आर, ये हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल है। जैसे आप चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप क्या करते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 के फाइनल माइनस इनिशियल आप चेंज कर देंगे। तो फाइनल में ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, इनिशियल में हमारे पास रिएक्टेंट्स आ गए कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो उस वक्त उनकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी। तो ये हमारे पास डेल्टा एन है। तो इस तरह ये हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप आ गया है। ये फाइनल रिलेशनशिप है के पी और के सी का। ये फाइनल रिलेशनशिप हमें शो करवाएगा के पी एंड के सी का, और इस रिलेशनशिप की हेल्प की मदद से, इसकी मदद लेकर हम के पी और के सी को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम वी कैन कन्वर्टेड इनटू के पी एंड के सी। तो इस तरह हम के पी और के सी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा 4 कंप्लीट लेक्चर्स के अंदर हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, रिएक्शन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, या ये तीसरा साइन हमारे पास रेजोनेंस का आता है, ये एक अलग कंसेप्ट है। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं जाती, जबकि रिवर्सिबल में दोनों फेजेस में रिएक्शन होता है। उसके बाद हमने इनकी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की है। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास के पी है, के सी है, के एक्स एंड के एन है। इसकी सिंपल मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म ड्रा करके दी। फिर हमारा टास्क था कि रिलेशनशिप इनके दरमियान क्या है। पहले रिलेशनशिप में मैंने के पी और के सी को आपस में रिलेट करवाया, यानी इसको और इसको आपस में रिलेट करवाया है कि ये एक दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले जर्नल गैस इक्वेशन लिखी, फिर मैंने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज़ किया, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनल ये रिलेशनशिप ड्रा हो गया। बेटा ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर पहला था केमिकल एक्विलिब्रियम का। तो इस लेक्चर के रिलेटेड जो भी आपको इशू होता है, जब आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो शेयर की जाएगी, तो उसके बाद आपने मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना है। जो भी आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं होता, जो भी आपका क्वेश्चन होता है, वो आपने शेयर कर लेना है। तो इसी बात के साथ मैं अपने लेक्चर्स का इख्तिताम करता हूँ कि क्लास अल्लाह हाफिज़।